तो गुड आफ्टरनून पीपल। आज हम देखेंगे हमारे यूनिट 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक जिसका नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इससे पहले हमने देखा जॉइंट वेंचर और कितने तरह के बिजनेसेस होते हैं। तो बिजनेस जब हम देख रहे थे कितने तरह के होते हैं, तो हमने एक टर्म पढ़ा था साझेदारी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ही एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? जिसमें पब्लिक माने कि गवर्नमेंट और प्राइवेट माने कि हम जैसे लोग जो गवर्नमेंट से नहीं जुड़े हैं डायरेक्टली, ये आपस में आके एक साझेदारी बनाते हैं ताकि कुछ नया बना सके। तो ये एक तरह का रिस्क शेयरिंग रिलेशनशिप है जिसमें पब्लिक का मतलब जो गवर्नमेंट रहती है वो अपना कुछ रिस्क प्राइवेट के साथ शेयर करती है और प्राइवेट अपना कुछ रिस्क गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है, और ये दोनों मिलके एक डिजायर्ड पब्लिक पॉलिसी का आउटकम लाते हैं। यहाँ हम पब्लिक पॉलिसी टर्म यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ हम प्रॉफिट टर्म यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पीपीपी में भले ही साझेदारी प्राइवेट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए, पर उसका मेन मकसद जो है वो है पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विस पहुंचाना, क्योंकि वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट इसीलिए उसके साथ रिलेशनशिप में है। तो जैसे रोड बनाना है, रोड बनाने का टेंडर निकालने से अच्छा अगर पार्टनरशिप करे बड़े बड़े हाईवे बनाने का गवर्नमेंट, तो जो फाइनेंशियल रिस्क है और जो पॉलिसी रिस्क है वो प्राइवेट साइड का कम हो जाता है। पर साथ ही साथ जब रोड बन जाती है तो उसका फायदा आप और हम सब उठाते हैं, और जो प्रॉफिट है वो टोल टैक्स और बाकी तरह के टैक्सेस और गवर्नमेंट टेंडर की मदद से प्राइवेट पार्टी को मिलता है। और प्राइवेट पार्टी क्या क्या लाती है? प्राइवेट पार्टी लाती है स्किल, उसके उसकी कुशलता लाती है, उसका फाइनेंस लाती है, उसके कॉन्टेक्ट्स लाती है, उसका नेटवर्क लाती है, और साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाती है जो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं होता। और इसलिए पब्लिक सेक्टर ऐसे लोगों को अपना पार्टनर चुनती है। सबसे जरूरी है कि इन दोनों पार्टनर्स में ट्रस्ट हो, इन दोनों पार्टनर के बीच विश्वास हो, और उन लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे का साथ दे के आगे बढ़े, ताकि ऐसा वेंचर सक्सेसफुल हो सके। हम पीपीपी को बहुत सारी जगह रोज होते देखते भी हैं, और ये बहुत सारी ऐसी जगहों में होता है जहां पे फाइनेंशियल रिस्क बहुत बड़ा होता है, जहां पे इतना पैसा जाना है कि गवर्नमेंट पैसा तो दे सकती है शायद, पर गवर्नमेंट के पास वो कुशल प्रबंधन नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर अपने साथ लाता है। तो रोड बनाना है, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, फॉरेस्ट को मैनेज करना है, नेचुरल रिसोर्स को बचाना है, पार्क्स बनाने हैं, पार्क्स को मैनेज करना है। आजकल सिटी डेवलपमेंट में भी प्राइवेट पार्टनरशिप आ गए हैं स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में। अब यूं तो स्मार्ट सिटी बनाना गवर्नमेंट का मुद्दा है, पर वो बनाएगा प्राइवेट की मदद से। तो बस डिवाइस लगा के चले जाना प्राइवेट का काम नहीं है, उन डिवाइसेस को मेंटेन करना, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखना। तो इसलिए पार्टनरशिप या एक साझेदारी बहुत जरूरी है। कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है? पहला है परमानेंट और टेम्पररी। नाम से क्लियर है ये। परमानेंट पार्टनरशिप वो जो परमानेंट होती है, ऐसी पार्टनरशिप जो घुलती नहीं है। टेम्पररी, टेम्पररी मतलब कि थोड़े समय के लिए आई, अपना काम की और चली गई। लॉन्ग टर्म या नीड बेस्ड। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबी अवधि के लिए, और नीड बेस्ड मतलब छोटी अवधि नहीं कहूंगा मैं नीड बेस्ड का मतलब है जैसी जरूरत है उसके हिसाब से, लंबी अवधि के लिए जरूरत के हिसाब से। बाइलेटरल, बाइलेटरल माने जब सिर्फ दो पार्टनर्स होते हैं, जैसे इंडो स्विस, इंडिया और स्विट्जरलैंड, इंडो डच, इंडिया और डचलैंड। या मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल माने वर्ल्ड बैंक जिसमें 116 देश हैं, 126 देश हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स, यूरोपियन यूनियन, जिस यूरोपियन यूनियन यूरोप के सारे कंट्रीज को मिला के गठबंधन है, साझेदारी है सारे कंट्रीज की। फॉरेन डोनर्स वर्सेस एक्सटर्नल डोनर। फॉरेन मतलब पार्टनरशिप इस पे भी डिफाइन हो सकता है कि जो आपका डोनर है, जो आपका फंडर है, जो आपको पैसा दे रहा है, वो बाहर का है और बाहर ही रहता है, या बाहर से आके उसने यहाँ के गवर्नमेंट और यहाँ के एनजीओ को फंड करके यहीं यहीं बसना चाहता है। जैसे कि
जिसमें नाम लिखा है नागार्जुना, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और यहाँ की इंडस्ट्री मिलके, डीनोसिल, केसोराम, ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ की इंडस्ट्रीज के साथ स्थापित करती है। और यहाँ की इंडस्ट्रीज का मतलब है यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें शामिल है। और बाकी आपने प्रोफेशनल बॉडीज देखी होंगी, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, आईसीआर वगैरह के बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलते हैं। जो इनके नए नए कॉलेजेस बनते हैं वो आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बन रहे हैं। हमने अभी देखा है कि आईसीआर ने 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हरी झंडी दे दी है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेगी उसके पास मेरे ख्याल से एक्सपर्टीज ना हो शुरू में, तो आईसीआर उनकी मदद करेगा, तो वो उनकी साझेदारी है। इस तरह की पार्टनरशिप हो सकती है, पर बेसिकली जो होती है वो शुरू की 3 है, आप ध्यान रखेंगे। परमानेंट या टेम्पररी। परमानेंट मतलब हमेशा हमेशा के लिए, टेम्पररी मतलब शायद थोड़े समय के लिए, या जो घुल जाए, जो हमेशा हमेशा के लिए ना हो। लॉन्ग टर्म मतलब लंबी अवधि, नीड, और उसका अपोजिट है नीड बेस्ड। नीड बेस्ड मतलब जरूरत के हिसाब से। बाइलेटरल या मल्टीलेटरल। बाइलेटरल मतलब दो विध, मल्टीलेटरल मतलब बहुविध। इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस जो है वो इसके नीड से निकल के आ रहा है। तो अगर आप इसकी नीड को पहचानते हैं कि क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है, तो आप उसके इंपॉर्टेंस को तुरंत ही लिख सकते हैं। जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर के पास कैपिटल होता है, जो उसके पास पैसा होता है, पैसे तो हर किसी के पास स्कार्स होता है, पर पब्लिक सेक्टर के पास जो संपत्ति होती है वो स्कार्स होती है, मतलब वो कम होती है। और इसलिए जरूरी है डेवलपमेंट के लिए कि हम प्राइवेट सेक्टर के फंड्स को भी मोबिलाइज करें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज्यादा फंड्स होते हैं जो डेवलपमेंट में बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कोई भी एक एजेंसी अपने आप नहीं निपटा सकती, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, या किसी फॉरेस्ट को मैनेज करना है, या किसी नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना है, ये इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि पब्लिक एजेंसी या प्राइवेट एजेंसी अकेले अकेले में इसको नहीं निपटा सकती। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में हम देखेंगे तो जो फॉरेस्ट होता है वो एक तरह से पब्लिक पब्लिक संपत्ति होती है, सबकी संपत्ति होती है। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट की संपत्ति है तो उसको प्राइवेट डायरेक्टली मैनेज नहीं कर सकता, पर अगर गवर्नमेंट उसको छूट दे उस जगह को मैनेज करने की, साथ में कुछ रेगुलेशन बना दे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना दे, तो शायद वो ज्यादा बेहतर से तरीके से मैनेज हो। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो इस तरह के साझेदारी से, इस तरह के पार्टनरशिप से तेज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटी में भी। लोगों का एक रेजिस्टेंस होता है निजीकरण के प्रति, प्राइवेटीकरण के प्रति। तो इस तरह के रेजिस्टेंस को कम करने के लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मान लो किसी फॉरेस्ट को गवर्नमेंट ने निजीकरण कर दिया तो वहां के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, और नाराज होना पॉलिटिकली अच्छा नहीं होता। तो इसलिए गवर्नमेंट एक अलग रूट लेती है कि वो प्राइवेट प्लेयर को लाती जरूर है, पर वो खुद नहीं निकलती उस एरिया से, और बोलती है हम लोग साझेदारी से इस जगह को और बेहतर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के पास जो एक्सपर्टीज है, जो एक्सपर्ट स्किल्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर के पास नहीं है। पब्लिक सेक्टर इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर सकता है एक साझेदारी बना के। जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जनरली उनके पास, मतलब जो एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास पैसे, वो अंडर फंडेड होते हैं, पैसे उनके पास हमेशा कम ही रहते हैं। हायरार्कियल होते हैं कि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी, तो हायरार्कियल है कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, नीचे वाले बस उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एकदम स्टैंडर्ड तरीके से काम करते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर अपने साथ एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। वो ये कई बार प्राइवेट सेक्टर मानते हैं कि हायरार्की सिर्फ डिसीजंस तक इम्पोर्टेंट है, पर एग्जीक्यूशनर जो है, जो नीचे लेवल के कर्मचारी है, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि फील्ड क्या है, और इसलिए वो कई बार टू वे चैनल इस्तेमाल करते हैं। उनकी हायरार्की उतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब उतनी रिजिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो तुरंत अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इस तरह के स्किल्स प्राइवेट सेक्टर अपने साथ लाते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में।
कमर्शियल या स्पेशलाइज नेचर का अगर एग्रीकल्चर करना हो, जैसे कि हम बहुत ज्यादा अब शुगर केन इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ 2000 के आसपास, कि शुगर उगाना है, शुगर बहुत जरूरी है, या सॉल्ट ले लो, सॉल्ट उगाना है, सॉल्ट निकालना है, सॉल्ट बहुत जरूरी है, पर सॉल्ट कंप्लीटली प्राइवेटाइज ना करके पब्लिक ने प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप बना लिया ताकि उसके रेट्स हद से ज्यादा ना बढ़ जाए। जो रिसर्च और डेवलपमेंट है अगर उसको बहुत तेजी से करना हो, अगर मार्केट इंफॉर्मेशन और मार्केट एक्सपर्टीज को अपने पास लाना हो, तो ना तो प्राइवेट ना तो पब्लिक ये एक साथ संभाल, मतलब अकेले अकेले संभाल सकता है। एक साथ आने पे ये दो पिलर्स बन के उभरते हैं, जिससे डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है और इस तरह के जो चैलेंजेस आते हैं, जो रिस्क आते हैं बिजनेस के, वो कम हो सकते हैं। सक्सेस फैक्टर्स क्या क्या हैं इस तरह की साझेदारी के? सबसे पहला सक्सेस फैक्टर है कि नीड और डिमांड बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हर जगह पे पीपीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब उसकी जरूरत हो और जब उसका डिमांड हो तभी इस तरह की साझेदारी करनी चाहिए। जो साझेदारी कर रहे हैं दो पार्टीज, उनके बीच में एक तरह की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उन लोग आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, जैसे कि चाबी और ताला एक साथ कंपैटिबल होता है। उस तरह की कंपैटिबिलिटी आती है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिंगल एजेंसी आगे बढ़ सकता है। उनके में टीम स्पिरिट होना चाहिए। पता चला एक पीपीपी बन गया है पर गवर्नमेंट वाले अपने आप को गवर्नमेंट वाला ही मान रहे हैं, प्राइवेट वाले गवर्नमेंट वालों से इंगेज नहीं कर रहे हैं, तो वो टीम स्पिरिट नहीं आ पा रही, क्योंकि दोनों टीम को इंगेज होकर उस वेंचर को आगे ले जाना है, उस उद्यम को आगे ले जाना है। ट्रस्ट, जैसा कि मैंने बोला, विश्वास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे ख्याल से कि जो पांचवा वाला है उसमें मैंने कंपेटिबिलिटी लिख दिया है, पर वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब हम नहीं चाहते कि हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ एक साझेदारी बना ले, और प्राइवेट सेक्टर भी ये नहीं चाहता कि ऐसे किसी एजेंसी के साथ साझेदारी बना ले जो क्रेडिबल नहीं है, जो कभी भी बैकआउट कर जाता है, जो सही से फंड नहीं दे पाता, जो सही से जिस चीज के कॉन्ट्रैक्ट है उसको नहीं दे पाता। प्राइवेट सेक्टर भी उनके साथ साझेदारी नहीं बना सकते जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस एरिया को लेके, एक्सपर्टीज नहीं है उस एरिया को लेके, पैसे नहीं है उस एरिया को लेके। छठा है रोल क्लैरिटी। दोनों को ये पता होना चाहिए कि उनका उनका रोल क्या है। कोई किसी के रोल के साथ ओवरलैप करेगा तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो काम रुक जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए दोनों को पता होना चाहिए कि हमारा एरिया, हमारा सर्कल कितना बड़ा है। ये सर्कल हमारा है, ये सर्कल हमारा है, और दोनों अपना अपना काम करेंगे तो शायद वो जॉइंटली पुश हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट इफेक्टिव। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्योंकि बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं, बहुत सारा पैसा इसमें डला होता है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक एक पाई का सबसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है ये नया उद्यम, ये साझेदारी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पा रही है। पार्टनर्स डायनामिक होने चाहिए। डायनामिक कहने का मतलब है कि एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, वो पूरा उद्यम उसके साथ चेंज कर सके, अपने कॉन्ट्रैक्ट को उसके साथ रिन्यू कर सके, आगे बढ़ सके, अपने इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए। और आखिरी वाला है, मेरे ख्याल से स्पेलिंग मिस्टेक है, वो है मस्ट मीट रिक्वायरमेंट। जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज के लिए उस उद्यम को बनाया गया है, उस रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो बन गया है पर वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। हम रोड तो बना रहे हैं पर हम कचरा रोड बना रहे हैं, तो कचरा रोड का कोई मतलब नहीं है। तो हमको वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने हैं इस साझेदारी में, ताकि ये पूरा उद्यम एक साथ अच्छे से विश्वसनीय तरीके से आगे बढ़ सके। एग्जाम्पल में सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे, पर एक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो बस एक गूगल सर्च दूर है। पर ये एग्जाम्पल आपको शायद एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सिर्फ आज के नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ। ई चौपाल आईटीसी मतलब कि इंडियन टोबैको कंपनी और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बीच का एक गठबंधन है। इनका काम है कि ये हर चौराहों पे मतलब अपने अडॉप्टेड विलेजेस के हर चौराहों पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू अप टू डेट मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन फार्मर्स को मुहैया कराते हैं। उसके अलावा
इन ई चौपालों को पता रहता है कि किस फार्मर के पास कितना सामान उगा है, और इसलिए ये कई बार खरीदने का भी काम करते हैं, मार्केटिंग चैनल का भी काम करते हैं, ज्यादातर सोयाबीन, व्हीट, कॉफी और प्रॉन के लिए। तो आज हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखा, हमने देखा कि उसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं, कितनी तरह की पार्टनरशिप होती हैं, इम्पोर्टेंस क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, सक्सेस के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसमें, और एक एग्जांपल जो कि है ई चौपाल। इसके अलावा अभी हम एक वेबसाइट देखेंगे जिसका नाम है पीपीपी नॉलेज लैब या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नॉलेज लैब। ये एक इंटरनेशनल वेंचर है जो हर एक देश के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है, जो बताना चाहता है कि कितना पैसा और कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे जैसे कि इंडिया सर्च मारेंगे इसमें कंट्रीज में जाके, तो आपको बताएगा वो कि पीपीपी का फ्रेमवर्क क्या है इस देश में। एजेंसी कौन है? एजेंसी है पीपीपी सेल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो बैठती है, और ये स्टेट लेवल एजेंसी है, मतलब कि हर स्टेट के पास ये एक एजेंसी है जो इस तरह के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनेबल करती है। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को गवर्न करती हैं, और इसके लिए बेंचमार्क्स क्या क्या हैं भारत में। इसके अलावा अभी हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आज पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं, टोटल में 1040 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने फाइनेंशियल क्लोजर दे दिया है, मतलब अपना काम कंप्लीट कर दिया है और आखिरी फाइनेंशियल ब्यौरा दे दिया है 1990 से। 1000 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो हुआ है 255,765 मिलियन यूएस डॉलर्स 1990 से। लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, अभी सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं? मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में काम करता है, 2008 में इसने फाइनेंशियल क्लोजर दे दिया था, 4,200 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था। सबसे रीसेंट प्रोजेक्ट क्या है जो खत्म हुआ है? वो है बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपांशन, जो फेज 2 बन रहा था बेंगलोर एयरपोर्ट का। इसने फाइनेंशियल क्लोजर दिया 2019 में 1,890 यूएस मिलियन डॉलर्स के साथ। अभी कितने पीपीपी प्रोजेक्ट एक्टिव हैं जिन्होंने अभी तक क्लोजर नहीं दिया है या जो अभी ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन में है? 1000 के आसपास, 998। और अभी एक्टिव इन्वेस्टमेंट कितना है? ये तो वो है जो हो चुका है, अभी कितना इन्वेस्टमेंट है? तो 241,200 समथिंग यूएस मिलियन डॉलर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने कितना काम किया है, उसको पता कैसे करें? तो ये इंडिकेटर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, पर इस तरह के इंडिकेटर्स का यूज किया जाता है जब हम किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ध्यान से स्टडी करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में हम आखिरी यूनिट 3 का आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ये वीडियो देख रहा है उनके लिए आपकी हॉर्टिकल्चर पढ़ाने वाली मैडम दाया मैडम की तरफ से एक नोटिफिकेशन है कि वो आज 3 से 4 एक इंटरेक्टिव सेशन लेना चाहती है, जैसा हम जूम में रोज करते हैं। मैं कब से बंद हो गया था?